हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हमने देखा था भाई चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 11 की केमिस्ट्री थी। चैप्टर नंबर 4 हमने ये देखा कि रासायनिक बंध में, उसमें हम पार्ट 4 तक देख लिए थे। तो आज हम पार्ट 5 की डिस्कस करेंगे। उसमें हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता था। तो हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इस सब को हमने सीख लिया था अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो हमने ये भी बताया था भाई कि क्लोरीन की कुछ दिए थे क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में। भाई क्या फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे था ना। तो उसमें हमने कहा कि मतलब कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो पता नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं, अभी तक देखा नहीं हमने। तो आप लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे कि पार्ट 4 में कि भाई अभी तक हमने अच्छे तरीके से जान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है। वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या डालेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालिए कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। अरे भाई चाहे इसको हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे हिंदी में, वही एज इट इज ऐसा रहे, कोर इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये बताया भाई अभी तक। देखो, अगर आपको मालूम है कि वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो जब इस सब को आपको मालूम होगा तो जाहिर सी बात है आप कोर इलेक्ट्रॉन आसानी समझ पाएंगे। तो हमने क्या कहा कि भाई देखो, आप कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में, कि आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बताया हमने कि आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? देखो, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हमने लिया कि कोई भी नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। अब इसको देखो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। सबसे पहले क्या आता है, एस आता है, फिर उसके बाद क्या है, पी एस आता है, फिर उसके बाद डी पी एस आता है। तो ऐसे आता है ना, फिर उसके बाद एफ डी पी एस आता है, ऐसे सब आते हैं। तो भाई हमने ये बताया था कि अब देखो, एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, फिर इसमें 2, इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा 6। लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है ना, देखो 6 4 10 हो रहा है, लेकिन हमको भरना कितना है, 7 ही भरना है। तो अब देखो, यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर बैलेंस नहीं करेंगे, लास्ट वाले में बैलेंस करेंगे हम। उसको कितना चाहिए कितना नहीं, हम लास्ट वाले में एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 नहीं भरा जाएगा, कितना भरा जाएगा, 2 2 4। अब बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। तो इसमें होता कितना है, 6, तो हमको चाहिए कितना, 3। तो यहाँ पर कितना भरेंगे, 3, बस हो गया। 2 2 4 3 7 हो गया। अब इन सब की हमको ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब क्या होता है भाई, अब हमने बताया कि यस 1 नंबर से स्टार्ट होकर कितने तक जाता है, 7 तक। पी 2 नंबर से स्टार्ट होकर 7 तक जाता है। डी 3 नंबर से स्टार्ट होकर 7 तक जाता है। इन सबको हमने बताया था। और एफ क्या होता है, 4 नंबर से स्टार्ट होकर 7 तक जाता है। तो इन सबको हमने बताया था एकदम अच्छी से, भली भांति हम आप लोग इससे परिचित हैं। हम पिछले वीडियो में तो आप लोग बताए भी थे कैसे होता है कैसे नहीं। तो मतलब इस सब को आपको पता होगा, इन सबको कि कैसे निकाला जाता है कैसे नहीं, ये सब आपको भली भांति संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा इससे। तो देखो, अब होता क्या है कि पहले क्या होता है कि यस कितने नंबर से स्टार्ट होता है, 1, और जाएगा कहाँ तक, 7 तक। 1 यस, 2 यस, अब है नहीं। जब होता तो हम 3 यस 4 यस करते, अब है नहीं। अब आता है किसके पास, पी के पास। पी हमेशा किस नंबर से स्टार्ट होता है, 2 नंबर से, और जाता कितना है, 7 तक। तो 2p अब है नहीं तो नहीं लिखेंगे, बस हो गया।
अब इसमें क्या है कि भाई 1s जो होता है, देखो 1s, और इसमें देखो, इसमें अभी हमने, अगर हम पूछे कि भाई संयोजी कोष कौन सा हुआ, क्या संयोजी कोष कौन सा हुआ, तो क्या आप बता पाएंगे? बताइए। हाँ देखो, बिल्कुल सही समझे आप लोग। हमने क्या बताया था कि प्रमाण के बाह्यतम कोष, प्रमाण के बाह्य कोष को संयोजी कोष कहते हैं। सबसे बाह्य कोष कौन हुआ? सबसे लास्ट वाला नंबर। लास्ट वाला नंबर कौन सा है? 2 है। अब 2 चाहे 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, वो लास्ट वाला नंबर ही हम काउंट करते हैं। तो लास्ट वाला नंबर कितना है? 2 है। तो संयोजी कोष यही हुआ। कौन कौन सा? यस और पी हुआ। तो यस और पी हुआ, तो उसके बाद क्या होता है कि भाई अब बाह्य कोष इसे कहेंगे, यस और पी को। फिर उसके बाद क्या आता है कि अब ये बताओ कि भाई वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो कुछ नहीं, वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी कोष यही हुआ, यस और पी वाला, ये 2 वाला नंबर। तो अब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जोड़ लो भाई, यस में कितना है, पी में कितना है, जोड़ लो। देखो ये 2 नहीं जोड़ा जाएगा, ये 2 2, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन भरा है उसको जोड़ा जाएगा। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें 2, तो 3 2 5। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। बस ये बात यहाँ तक हुई। लेकिन अब हमको पढ़ना क्या है? मेन मुद्दा जो हम बात कर रहे थे, मेन एंडिंग। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो हमने बताया कि आंतरिक कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो आंतरिक कोष मतलब उसके अंदर वाला, सबसे बाहरी कोष तो ये हुआ भाई, बाहरी कोष तो ये हुआ हमारा ना, ये बाहरी है। क्या है? बाहरी, ये बाहरी कोष हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या? आंतरिक कोष चाहिए। तो आंतरिक, जब इसके हिसाब से भाई ये बाहरी हुआ, तो आंतरिक कौन होगा? ये होगा। बस सीधी सी बात है, ये आंतरिक होगा, आंतरिक कोष। भाई उसके अंदर वाला कोष, किसके अंदर वाला कोष? बाह्य कोष के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब कोष, मतलब बाहरी कोष को छोड़कर अंदर वाला जितने कोष होंगे, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या बताया? आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सीधी सी बात है भाई, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई बाहरी कोष तो ये हुआ, सबसे लास्ट वाला डिजिट मत संख्या। लेकिन जो उसके अंदर है, क्या जो उसके अंदर है, तो आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस सीधी सी बात है, लिख देना कि भाई क्या आंतरिक कोषों, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन को, कोषों के इलेक्ट्रॉन को आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमने ये बताया। अब भाई अब क्या होता है, देखो हमको समझ में आ गया ना कि भाई देखो बाहरी कोष को छोड़कर जो उसके अंदर वाला हो, मतलब बाहरी कोष ये वाला, इसके बीच में जो आएगा उसी को क्या कहेंगे? आंतरिक कोष कहेंगे। तो आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। देखो अब इसके बाद एक हेडिंग आप और भी बना सकते हैं, इसमें एक परिभाषा आप और भी बना सकते हैं। देखो वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, क्या वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य आंतरिक कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया? हम यहीं से बोल रहे हैं कि भाई देखो वैलेंस शेल इसमें कौन हुआ? बाहरी कोष वाला वैलेंस शेल कहलाता है। तो जाहिर सी बात है वैलेंस शेल यही कहलाएगा, दोनों ये वाला। हाँ, अब हमने कहा कि वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य आंतरिक कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बाहरी कोष ये हुआ, इसको छोड़कर आंतरिक कोष में जितना
उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस तो अथवा करके लिखेंगे इसमें, अथवा करके देखो आपको 2-3-4 हेडिंग 2-3 तरह से मालूम होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। कि भाई देखो अब हमने क्या बताया कि संयोजी कोष में उपस्थित, क्या संयोजी या वैलेंस सेल में उपस्थित, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य आंतरिक कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो भाई को समझ में आया? कहे नहीं समझ में आया होगा, बताओ। अरे भाई इसकी जगह पे हम चाहे फ्लोरीन का भी यूज कर सकते हैं। फ्लोरीन कितना होता है, F9 होता है। तो भाई अब F9 जो होता है, अब इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 9 नंबर का, क्या 9 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो ना भाई। देखो S एक बार, PS 2 बार, लेकिन लगता है आ जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन को भरो, देखो 2 2 4, अब होता 5 है, लेकिन हमको चाहिए कितना, होता 6, हमको चाहिए कितना, 5 5 4 9, तो 1s 2s 2p, बस ये नहीं चाहिए। अब इसमें कौन बाहरी कोष कौन सा हुआ, इसमें देखो, इसमें बाहरी कोष लास्ट वाला संख्या ये 2 है, ये 2 है, कितनी बार है, 2 बार है, तो ये बाहरी कोष ये हुआ। तो बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो इसने कहा कि भाई बाहरी कोष मतलब वैलेंस सेल, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य आंतरिक कोष, अब आंतरिक कोष इसके अंदर वाला कोष ये है, ये वाला, तो क्या हुआ, ये आंतरिक हुआ। कि भाई अन्य आंतरिक कोष में उपस्थित, क्या कि भाई वैलेंस सेल संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य आंतरिक कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बस आप चाहे जिसी भी परमाणु का निकालेंगे, बस आप लास्ट वाला संयोजी कोष छोड़ देंगे, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको छोड़ देंगे। उसके बाद उसके अंदर जितना भी कोष आता है, चाहे उसके अंदर जितना भी, चाहे 1 आए 2 आए, अगर मान लो यहाँ पर 4 होता, 5 होता, 5s होता, 6s होता, तो 6s वालों को क्या मानते हैं हम, लास्ट मानते हैं, बाहरी कोष। उसके बाद ये पूरे में यहाँ से लेके 5 4 3 जो होता, 3 2 1, तो इसको क्या मानते हैं कि भाई ये आंतरिक कोष है, क्या आंतरिक कोष है। तो आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यही समझा रहे थे कि भाई लास्ट जो होता है उसको छोड़कर, संयोजी कोष जो होता है लास्ट वाले नंबर को छोड़कर, चाहे 1 बार हो चाहे 2 बार हो, वही संख्या चाहे बार बार रिपीट हो, तो उस संख्या को छोड़कर अन्य, मतलब उसके अंदर जितने भी संख्या हैं, मतलब उसके अंदर जितने कोष हैं, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो अब देखो भाई, अब देखो इसको नोट करिए, आप नोट करिए, हम अगले हेडिंग पे चलते हैं। नोट करिए भाई इसको जल्दी से, ठीक है, नोट करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट करके तब वीडियो प्ले करिएगा, तब आगे चलिएगा। हम इसको मिटाते हैं। तो अब हेडिंग डालिएगा,
तो देखो भाई, अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, कि भाई रासायनिक बंध के प्रकार। क्या, रासायनिक बंध के प्रकार। अगली हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंध के प्रकार। अब भाई रासायनिक बंध के प्रकार में, तो रासायनिक बंध कितने प्रकार का होता है, क्या रासायनिक बंध कितने प्रकार का होता है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालिएगा। नंबर 1 हेडिंग क्या, कि भाई आता है कि आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। क्या, आयनिक बंध, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध मतलब आयनिक बॉन्ड, यहाँ लिख देते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके आदान प्रदान से जो बनता है। क्या, आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्या होता है। दूसरा होता है क्या, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंध बनता है। क्या, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब तीसरा हम देखते हैं कौन सा होता है, उपसहसंयोजी बंध। क्या, उपसहसंयोजी बंध। क्या बता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या, डेटिव बॉन्ड। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और किस नाम से जानते हैं, डेटिव बॉन्ड से। तो ये क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म, आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहते हैं। अरे भाई लोन पेयर जो जोड़ा में होते हैं, बस हमने बताया था ना पिछले वाले वीडियो में कि कितने जोड़े में है कितने अनजोड़े में है। तो भाई जोड़ा वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान तथा उनका साझेदारी से देखो 3 प्रकार के बंध होते हैं। कौन कौन सा,
टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, 3 टाइप्स, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड, और 3 क्या होता है तीसरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो ये 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि भाई जब हम पहला यानी आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध की बात करें तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, क्या, या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस प्रकार के बंध से जो बना बंध है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। अब क्या होता है कि देखो एक छोटी सी जानकारी, मतलब आज जेन्युइन तरीका जैसे होता है ना कि जेन्युइन फार्मूला होता है कि एक सिंपल भाषा में, सिंपल वे में, तो इस तरह बता रहे हैं। बाकी जब हम आप डेफिनेशन लिखाने लगेंगे तो उसमें आपको डिटेल बताएंगे। तो ऐसे आप जानिए बेसिक। अब सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, भाई अगर किसी ने पूछ ही लिया कि भाई सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, और क्या होता है आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, तो आपको मालूम रहेगा कि पहला इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है, और तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान तथा उनका साझेदारी। तो इन सबको जब बेसिक थोड़ा मालूम रहेगा तो आप बता ले जाएंगे, तो वो भी समझ में जाएगा कि हाँ लड़का पढ़ा है, ये लड़की पढ़ी है, मतलब जिससे पूछे तो आप बता लेंगे। तो दूसरा क्या होता है कि भाई अगर पूछ लिया सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बना बंध होता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, बस। अगर तीसरा क्या होता है भाई, उपसहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से जो बंध बनता है तथा उनका साझेदारी जो भी होता है, तो इस प्रकार के बंध को उपसहसंयोजी बंध या डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। बस इतना सा, इतनी जानकारी आपको एनफ एकदम सही, इतनी बहुत है। आप अगर इतना भी आपको पढ़े हैं तब आप अच्छा कर ले जाएंगे। अब क्या आता है भाई, देखो इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए इसको नोट करने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे अब हम चलते हैं आयनिक बंध पे या विद्युत संयोजी बंध पे। तो हेडिंग डालिएगा आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। अब देखो इसको दोनों को हम रिमूव करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलते हैं अब आगे। देखो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्या, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे तीनों को। तो पहले नंबर में क्या आता है, पहले नंबर पे आता है आयनिक बंध। तो भाई आयनिक बंध किसे कहते हैं बताओ, आयनिक बंध किसे कहते हैं कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से या स्थानांतरण से जब बंध बनता है तो उसे आयनिक बंध कहते हैं, क्या, तो उसे आयनिक बंध कहते हैं। जैसे NaCl, अब देखो इसमें क्या होता है, Na एक अलग परमाणु है और Cl एक अलग परमाणु है। तो हमने क्या कि जब किन्हीं दो परमाणुओं, एक Na है एक Cl है, देखो यहाँ पर बताते हैं कि NaCl, तो हमने क्या बताया कि सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड ये होता क्या है कि भाई, अब हमने क्या बताया कि इसकी परिभाषा देखो, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, ये एक परमाणु ये है एक परमाणु ये है, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, या ये वाला चाहे इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे और चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे, तो इस प्रकार से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। बस अब देखो ये समझ में आया भाई। अब क्या होते हैं, इसमें धातु और अधातु आते हैं, क्या, धातु और अधातु आते हैं। देखो पहली बात परिभाषा आप लिखिए। तो हमने क्या बताया कि भाई क्या होता है, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, क्या, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या स्थानांतरण से
स्थानांतरण से बना बंध आयनिक या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। तो भाई अब क्या होता है कि इतना लिखें। इतना लिखने के बाद फिर से स्टार बना के लिखिएगा आप लोग कि धातु के परमाणु, देखो इसको आप नोट करिए, इतना नोट करिए आप। देखो भाई इतना लिखे। अब उसके बाद स्टार बना के लिखिएगा कि धातु के परमाणु, क्या, धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, और आधातु जो होते हैं, आधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन या जिसे कहते हैं एनायन, ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने क्या बताया भाई कि जो होते हैं धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन परिवर्तित हो जाते हैं, और आधातु क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो ये होता है कि जैसे अब क्या होता है कि इसके बाद आप इस प्रकार, देखो फिर एक पॉइंट बना के लिखिएगा कि इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बल से स्थिर विद्युत आकर्षण बल से आकर्षित रहते हैं। क्या, आकर्षित रहते हैं, जिसे विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। क्या, जिसे विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तो देखो ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन
इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण। तो ये हमने क्या बताया कि भाई देखो आणविक बंध अब किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे आणविक बंध कहते हैं। लेकिन इसकी फुल डिफिनेशन क्या होगी? तो जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, जैसे देखो NaCl है, NaCl में दो परमाणु हैं, एक Na है एक Cl है। तो जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे आणविक बंध कहते हैं, या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अब क्या होता है कि इसमें धातु और अधातु दोनों होते हैं, ये धातु प्लस अधातु। अब क्या होता है कि भाई धातु और अधातु जब दोनों होता है ऐसे, धातु के क्या होते हैं? धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन बनाते हैं। क्या? मान लो इसको A मानते हैं। अब ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे दिया? इसको दान कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या, धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, ये प्लस बनाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब एनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, तो जब ग्रहण किया कौन से में परिवर्तित होगा? मान ले इसको हम B मान लेते हैं, तो ये किस में परिवर्तित हो गया? माइनस में हो गया ना। हमने क्या बताया कि धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाते हैं, अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। बस हमने यही चर्चा किया था। नीचे वाले हेडिंग में देखो, ये वाले हेडिंग में देखो, यहीं पर यही सॉरी ये वाले दूसरे वाले ये वाले, तो यही बात हमने कहा यहाँ पर, और कुछ नहीं, कि धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। बस यही हमने चर्चा किया इसमें। अब क्या होता है कि भाई एग्जाम्पल समझते हैं। क्या एग्जाम्पल? आप इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट करने के बाद अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल? Na तथा Cl, मतलब ये क्या हुआ? NaCl। अब भाई पहले इसका हम समझने के लिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, कितना आएगा? देखो यहाँ पर करते हैं SS देखो 2 2 4 और 6 4 10, एक होता है यहाँ पर 10 1 11, तो 1 2 3 2p, सोडियम का 11 होता है। तो अब क्या होता है भाई कि इसमें अब ये तो आप बाहु का नियम हो गया। कौन सा? आप बाहु का। लेकिन हमको आप बाहु के नियम से नहीं चलना था, कि भाई उसमें क्या होता था कि ये बताओ भाई कि नहीं, आप बाहु का नियम सही है। तो इसमें देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो यस में कितना है, 1 वाले में 1s में कितना है? 2 है। अब क्या है 2s, देखो 2, अब 2 वाले में जाओ, 2 वाले में जाओ, कितना? ये 2 वाले ये है और ये है, बस और नहीं है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो, कितना है? 6 2 8 है। अब तीसरे वाले में जाओ, तीसरे वाले में तो एक ही है, मतलब 3 अंक एक ही है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो 1 लिखे।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2 8 और 1, 8 2 10 1 11 हुआ ना। अब इसी प्रकार क्लोरीन का भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे क्लोरीन का भी निकाल सकते हैं। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, यस यस पी एस पी एस डी पी एस। देखो अब इलेक्ट्रॉन को भरो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है, हमको 17 ही चाहिए। तो कितना यहाँ पर होगा, 5 6 4 10 2 12 5 17। अब इसको कर देते हैं रिमूव। अब देखो इसमें 1 यस 2 यस 3 यस और 2p 3p। अब देखो फिर से वही प्रक्रिया कि 1 एक ही बार है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। अब 2 कितनी बार है, 2 बार, ये तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है इस कोशों में, 6 2 8। अब देखो 3 वाला कितनी बार है, 2 बार, ये और ये, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7 हो गया। तो भाई क्लोरीन का कितना लिखें हम, 2 8 और 7 हो गया। अब ये भाई क्या बोले कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट के रूप में दर्शा दो, लास्ट वाला बताया था ना कैसे भरा जाता है। अब 7 इसमें हैं तो पहले 4 डिब्बा बनाओ, 1 2 3 1 4। अब बच रहा है फिर से उसी में भर दो, 5 6 1 7 बस। अब भाई साहब इन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो कोई भी परमाणु है भाई, वो अपने कोश में क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी होना चाहता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अष्टक नियम किसे कहते हैं, कि कोई परमाणु हो अक्रिय गैस के समान वो अस्थायी होना चाहता है। इसके लिए चाहे परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करे या ग्रहण करे या साझा करे, तो हमने बताया था इस बात को। तो यही उसने बोला कि ये बताओ भाई कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन अगर हमको अपना दे दोगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हमारा बाहरी कोश में 8 पूरा हो जाएगा और हम स्थिर हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन हमको दे देंगे तो हम अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके हम भी अस्थायी हो जाना चाहते हैं। तो भाई दोनों में क्या हुआ, लड़ाई होने लगी, लेकिन फिर भी नहीं माने। डिस्कस बहुत देर तक हुआ इन दोनों में। उसके बाद फिर होते करते एक समय ऐसा आया तो ये दोनों बोले भाई समझौता कर लेते हैं। कह रहे ठीक है समझौता कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि सीएल ने कहा एन से कि भाई अगर अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे देंगे तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपको देने में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम आपको देंगे तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो सोडियम के माइंड में एक विचार आया, सोडियम के अंदर के विचार आया कि भाई क्लोरीन सही कह रहा था कि अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन अगर हमको देगा तो उसको ज़्यादा मेहनत खर्चा करना पड़ेगा। वही क्लोरीन ने सोडियम के से कहा कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देंगे तो हम स्टेबल जल्दी हो जाएंगे और आप भी स्टेबल रहेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक ही तो कह रहे थे कि भाई अगर हम एक देंगे तो हमारी थोड़ी सी ऊर्जा लगेगी, हम जल्दी से दे देंगे, उसके पास जल्दी से पहुंच जाएंगे। अगर ये भाई साहब हमारे पास आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इनको। तो इन्होंने कहा ठीक है तो एक इलेक्ट्रॉन हमसे ले लीजिए आप। तो ये भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हुआ, धातु हुआ, और ये क्या हुआ, अधातु था। तो धातु अपना इलेक्ट्रॉन इनको दान कर दिए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और Cl पे निगेटिव चार्ज आया। क्यों, क्योंकि ये अधातु हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो जाते हैं और धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दान करके धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। बस इन्होंने इतने ही शब्द कहा। तो क्या बोला कि Na, यहाँ पर क्या था, Na प्लस आया, फिर उसके बाद Cl माइनस आया, इस तरीक़ा से Cl माइनस आया। तो अब होता क्या है कि भाई अब कुछ नहीं, बस वही है कि प्रक्रिया चाहे NaCl लिखो चाहे ब्रैकेट में लिखो तो सीधी प्रकार NaCl बन गया बस। तो इसके कोश में कितना 2 और 8 था।
अब यहाँ पर 2 8 और 8 हो गया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 2 8 और यहाँ 7 था, 7 1 8 हो गया, तो 2 8 8 तो हो गया। बस पहला एग्जाम्पल ये हुआ। अब इसी के हिसाब से हम अगर CaO का निकालते हैं तो क्या होता है, क्या CaO, देखो इस एग्जाम्पल को नोट करिए, नहीं तो ठीक है रहने दीजिए। देखो अगला एग्जाम्पल बताते हैं, क्या CaO, अब देखो भाई कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम में बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्या कैल्शियम का बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कभी पता किया है? बता पाएंगे कि कैल्शियम में बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बताओ, अरे बताओ भाई, कहे नहीं बता लेंगे, बता पाएंगे आप? देखो Ca का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, कैल्शियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो यहाँ पर Ca और यहाँ पर O, तो पहले कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, कितना होता है यस यस PS PS DPS। अब होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, इसको कर दो रिमूव। अब इसको गिनती दे दो 1 2 3 4 2p 3p। अब इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग स्मार्ट हो चुके हैं इतना पढ़ के, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पहले क्वेश्चन देखो, पहले वाले 1s में कितना इलेक्ट्रॉन था 2, अब 2 वाले में कितना है, देखो कितनी बार है 2 बार, ये 6 2 8, अब 3 वाले में जोड़ो कितना है, ये 3 बार 2 बार है ना, तो 6 2 8 हुआ। अब 4 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, बस हो गया। तो बाहरी कोष इसमें कौन सा हुआ भाई, 4 वाला हुआ, क्योंकि सबसे लास्ट वाला नंबर ये 4, तो 4 इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, बस ये देखो 2 लास्ट में। तो यहाँ पर क्या हुआ 2 8 8 2। अब उसी हिसाब से किसका करो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो यस यस पी यस, देखो 2 2 4 4 8, बस 1s 2s 2p। अब देखो इसके बाहरी कोष कौन सा हुआ 2 नंबर, कितनी बार है 2 बार है। अभी पहले 1s वाला कितना हुआ 2, 2s में कितना हुआ, मतलब 2 वाले में कितना हुआ 2s ये है 2p है, 2 वाले में 2 बार है, तो मतलब ये p में और s में 4 2 6, तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 वाला अंक 2 बार है, तो 4 2 6, इसमें दोनों कोषों को जोड़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जितना भरा रहता है 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कोष में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6। अब फिर से वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू होगी कि भाई इन्होंने कहा कि आप हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए 6, तो हम स्टेबल हो जाएंगे 8। इन्होंने कहा ना भाई साहब, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो फिर से वही समझौता आ जाएगा कि भाई हम कम हैं तो हम दे सकते हैं, क्या हम कम हैं तो हम दे सकते हैं इनको कि ज़्यादा स्टेबल हो जाए जल्दी से, हमको अपना इलेक्ट्रॉन दान करने में कम ऊर्जा खर्चा करना पड़ेगा, इनको ज़्यादा करना पड़ेगा, बस यही कारण था। तो ये क्या भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन अपना इनको दान कर दिए, तो जब ये धातु है, अब इलेक्ट्रॉन जब अपना दान कर दिए इनको, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या होगा Ca+, और कितना कितना इलेक्ट्रॉन दान किए थे बताओ भाई, 2 था ना, वहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन दान किए थे तब, यानी कि ऊपर 1 प्लस आया था, लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं 2, तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा 2। अब क्या होगा, अब O पे क्या आएगा माइनस चार्ज, कितना माइनस चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 2, तो यहाँ पर 2 माइनस आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना ग्रहण करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, बस। तो यहाँ पर 2 8 और 8 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन अपना दान कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 2 और 8, बस यही था। अब क्या हो गया, अब इसको कंप्लीटली एक किसे क्या कहते हैं CaO, क्या कैल्शियम ऑक्साइड, ये परमाणु बना, बस इतना करना था आपको। अब सोचते हैं एक आध एग्जाम्पल और समझा देते हैं, देखो इसको नोट करिए भाई,
इसको आप नोट करिए, इस एग्जाम्पल को आप नोट करिए। उसके बाद अगला एग्जाम्पल समझाते हैं हम, उसके बाद फिर आपको देते हैं होमवर्क करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। लिख के आप फिर से वीडियो प्ले करिएगा। देखो भाई, अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो क्या था, ए एल तथा ओ का एग्जाम्पल क्या है। ये थोड़ा भारी एग्जाम्पल है। भारी क्या है, कुछ नहीं है भाई। ए एल तथा ओ, देखो ऐसे समझाएंगे एक, बाकी आपको सब करना है एज इट इज ऐसे। तो होता क्या है कि भाई पहले एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, हाँ, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा ना कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर वैसे वैसे तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बोलेंगे सर कैसे आया, तो कैसे आया, तो देखो ऐसे आया भाई। कितना होता है, 13। यस यस एक बार, पी एस 2 बार, डी पी एस 2 बार। अब इलेक्ट्रॉन को भरा जाए, देखो 2 2 4 6 4 10, 2 12, 1 13। इसको कर दो रिमूव। अब यहाँ लिख दो 1s 2s 3s 2p 3p। अब देखो पहले वाले में 1 में 2, 2 कितनी बार है, 2 बार, ये यस और p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 2 8। 3 वाला कितनी बार है, 2 बार, तो 2 1 3 आया ना, 3 इलेक्ट्रॉन। हम बोले थे ना कि बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो भाई सबसे बाहरी कोष कौन सा हुआ, 3 वाला, तो कितनी बार है, 2 बार है, यस और पी है, तो इसको दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं जोड़, तो 2 1 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 8 3। अब ऑक्सीजन को लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अभी तक हमने बताया था कितना था, 2 आया 6 आया था। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था ना पीछे वाले वीडियो में। तो इसके बाहरी कोष में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 और 6 होता है ना, पीछे वाले वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब क्या होता है भाई, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन्होंने कहा कि भाई हम अपना, इन्होंने कहा कि अगर आप हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इनसे कहा, ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम से कहा कि आप हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, हमारे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएगा और हम स्टेबल हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लेकिन तब भी तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तो हम वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे, या तो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन लीजिए, नहीं तो आप हमें पूरा इलेक्ट्रॉन दीजिए। अगर ये मान लो भाई साहब 6 दे देते हैं इनको, तो 6 3 9 हो गया, लेकिन 9 होता नहीं है, होता कितना है, 8। स्टेबल होने के लिए केवल 8 ही चाहिए, ना 8 से ज़्यादा रहे ना 8 से कम रहे, केवल 8 ही होना चाहिए। तो ऐसी प्रक्रिया को करने के लिए भाई उन्होंने कहा कि ठीक है हम डबल, इसने कहा आप बैलेंसिंग होती है क्या, समीकरण बैलेंस, तो इक्वेशन बैलेंस आती है, तो वहाँ पर मतलब इन्होंने कहा कि देखो इसको कर दो ट्वाइस, अब इसको कर 2 एल्यूमिनियम कर देंगे और इसको हम 3 ऑक्सीजन कर देंगे। तो इन्होंने कहा 2 तिहाई 6, अब 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 इसको देंगे तो 3 और 3 दूनी 6, मतलब 3 दूनी 6 हो गया। तो अगर ये 2 बार अगर देंगे इलेक्ट्रॉन, तो 2 बार, तो इसको कितना बार होगा भाई, 3, तो 3 3 मतलब 6 होगा, तो 6 2 8 बन जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पर कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे क्या, अभी देखो यहाँ पर इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन दान किया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या आएगा 6, अगर इसको हम बात करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया 2 एल्यूमिनियम ने, 2 एल्यूमिनियम मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन 3 3 6। अब यहाँ क्या होता है कि 3 ऑक्सीजन मिलकर, क्या 3 ऑक्सीजन मिलकर तीनों को ग्रहण कर लिया, कितना बार, कितना दान किए, देखो यहाँ पर 2,
क्योंकि 2 ही ज़रूरत थी ना इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। कितनी बार? 6 बार। तो 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, बैलेंस हो गया। बस इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन अपना दान कर दिया, 2 एल्यूमिनियम मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, और यहाँ 3 ऑक्सीजन मिल के तीनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया। कितना? 2-2 हिस्सेदारी में, 3 दूनी 6। बस यहाँ पर कितना हुआ? 2 और 8, यहाँ पर क्या हुआ? 2 और 8, बस हो गया। तो यहाँ पर क्या आता है कि भाई देखो अब इसे कर दो Al2O3, क्या? Al2O3, देखो Al कितना है? 2 है, O कितना है? 3 है, तो इसे कर दो Al2O3। बस एल्यूमिनियम 2 बार, ऑक्सीजन 3 बार, तो ऑक्सीजन ने 3 ऑक्सीजन मिल के 2 इलेक्ट्रॉन को अपना एक्सेप्ट किया कि उसको 2 ही चाहिए, तो 2 तिहाई 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको क्या हुआ? अब एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम मिल के 3 इलेक्ट्रॉन दान किया, तो 2 तिहाई 6 इलेक्ट्रॉन दान किया। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन मिल के 2-2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 बराबर हो गया। तो मतलब इसको चाहिए कितना? 2। तो 2 और 6, अगर 6 में से 2 जोड़ेंगे कितना हुआ? 8। तो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया। बाकी ये 3 इतना दान कर दिया इसको, तो 3 मिलकर मतलब 2 बंटवारा कर लिए, तो 8 इसके बाहरी कोश में हो गया। तो ये स्टेबल हो गए। तो स्टेबल हो गए तो बनाया क्या कि Al2O3 बनाए। क्या? Al2O3 बनाए। तो भाई समझ में आया? देखो हमने कुछ नहीं बोला भाई, इसके बाहरी कोश में 3 है, इसके बाहरी कोश में 6 हैं, तो एक एल्यूमिनियम तो नहीं, ये बोला कि हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या हुए भाई? ये डबल हो गए। तो डबल होकर ये इन्होंने क्या किया कि 2-2 इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3-3 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ भाई? जब ये मतलब अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इनको देना चाहते हैं, क्या? 6 देना चाहते हैं। तो ये क्या हुए भाई कि जब 6 देना चाहते हैं तो ऑक्सीजन कितनी बार हो गया? 3 बार। देखो ऑक्सीजन कितनी बार हो गया? 3 बार। तो मतलब 2-6-2-6 हो गया, मतलब 3 ऑक्सीजन, 1 2 और ये 3 है ही, तो क्या 3 हुआ। अब ये क्या हुआ? एल्यूमिनियम 2 बार, एक मतलब एक बार ये हो गया और एक बार इसको बता दिए, हो गया 2 8 3। अब 3-3 6 इलेक्ट्रॉन, अगर 6 इलेक्ट्रॉन अब इनको देंगे तो ये कितनी बार? 3 बार हो गए। क्या? अब ये क्या हो गए? 3 बार हो गए, 3 बार हो गए। तो 3 बार, अब यहाँ 6 दिए ना, तो 2 इसको दे दिए, 8 हो गया, 2 इसको दे दिए, देखो 2 इसको दे दिए 8, फिर 2 इसको दे दिए 8, 2 इसको दे दिए 8, टोटल कितना हुआ? 2 4 और 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। बस सीधी सी बात है कि भाई 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना पूरा किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। तो जब ये 2 थे तो ऑक्सीजन का हम 3 हो जाएंगे, तभी बैलेंस हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो जब 3 हो गए तो 2 इस 6, टोटल 6 थे, तो इन्होंने बंटवारा कर लिया कि इन्होंने बोला कि भाई 2 हमको दे दो, जब 2 इनको दे दिए तो 8 हो गया। फिर ये बोले भाई साहब 2 हमको भी दे दो, तो हम भी 8 हो जाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि भाई 2 हमको दे दो, हम भी 8 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से 8-8 हो गया। तो इसीलिए 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। अब समझ में आया ना कि अब भी नहीं समझ में आया? तो इसको नोट करिएगा। इसको नोट करने के बाद आप चलिएगा, फिर से हम होमवर्क देते हैं कि भाई निकालिएगा Ca तथा F के बीच और क्या होता है? MgO, LiO, AlF, Al और F के बीच में MgF। इतने के बीच में आप हमको निकाल के दिखाइएगा किस तरीक़ा से कैसे होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, जैसे हमने किया था ना 283 28, मतलब ऐसे आप कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा, तब हम समझ जाएंगे किसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कितने ऊपर किसके निगेटिव चार्ज आ रहा है।
तो इस सब को आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जा रही है तो हम अगला टॉपिक जल्द ही चालू करेंगे। तो अगले अगले पार्ट में हम सीखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो इससे हम सीखेंगे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है आप उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, उसको देख लीजिए, क्योंकि अब जो ज़रूरत पड़ेगी आएगी उसको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको पता रहेगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। सो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। जो भी आपको दिक्कत हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए।